गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, राजधानी कोचिंग में एक बार फिर बिहार सिविल कोर्ट मेंस के मॉक टेस्ट 15 के रीजनिंग के डिस्कशंस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो समय को व्यर्थ में व्यतीत किए बिना आए रीजनिंग की परिचर्चा पे एक नजर डालें। हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से पांचवा है? Which of the following options is fifth to the right of the 20th letter from the left in? यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि which of the following option is fifth to the right of, दाईं ओर से नहीं होगा बल्कि दाईं ओर होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, इंग्लिश में सही लिखा गया है लेकिन हिंदी में यहाँ पे दाईं ओर से किया गया है। दाईं ओर से का अभिप्राय होता है, दाईं ओर से का अभिप्राय होता है बाईं ओर, दाईं ओर से का अभिप्राय बाईं ओर होता है, और उसको अगर हम लेके चलें तो यहाँ कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं होगा। इसलिए जो आपको इंग्लिश में प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 20 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा कौन सा होगा? यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी लेफ्ट एंड राइट दिया जाए, कहने का अर्थ है कि अगर लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट दिया गया हो तो यहां पे आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रॉम, हमें देखना है कि फ्रॉम लेफ्ट कितना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि एफएल, एफएल दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट, एफएल दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट आपको कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। और दाईं ओर, दाईं ओर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टू द राइट, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीआर लिखते हैं। तो टीआर 5 दिया गया है। जब भी दो डायरेक्शन असमान हो, जब दो चार्ज असमान हो, तो ये जस्ट लाइक, मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट लाइक मैग्नेटिज्म के रूल को फॉलो करता है। अल्फाबेटिकल मूवमेंट में जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं तो जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं वो जस्ट लाइक मैग्नेटिज्म के रूल को फॉलो करता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि चुंबक के दो समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, दो असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। प्रकृति का नियम है कि जब भी दो असमान पोल आएंगे तो उसके बीच चार्ज जो है पॉजिटिव होगा। तो यहां जब आपने देखा एक लेफ्ट है एक राइट है, तो यहाँ पे चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा और ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? 25। और जिससे हम प्रारंभ करते हैं, फाइनली प्रोसेसिंग के बाद जो मान होता है वो उसका आता है। तो दैट इज द, यहाँ पे जो हमारा वैल्यूएशन प्रोसेसिंग वैल्यू आ रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 25 आ रहा है। और अगर फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान, जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान आए तो किसी प्रकार का परिवर्तन आप न करेंगे। और हमें यह देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होता है। तो हमारा बाएं से 25वां अक्षर वाई होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वैलिड है। क्लियर? हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टा कर दिया जाए और दूसरे भाग को भी उल्टा कर दिया जाए, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो ये उल्टा लिखा गया है वो गलत है। उल्टा का अभिप्राय होता है जब हम अपवर्ड इन डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, दैट इज द उल्टा। लेकिन जब हम लेफ्टवर्ड इन राइटवर्ड मूवमेंट करते हैं, दैट इज द पलटा कहते हैं। उल्टा और पलटा दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए, दैट इज द उलट गए। लेकिन आपको बाईं ओर या दाईं ओर करवट आप बदलते हैं तो वो पलटना होता है। कॉपी के पन्ने को आप पलटते हैं, उलटते नहीं है।
उलटने का अभिप्राय होता है जब किसी भी चीज को जब हम अप एंड डाउन कर दे, दैट इज द उल्टा होगा। जबकि यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो रिवर्स ऑर्डर चलता है, रिवर्स ऑर्डर ठीक है, दैट इज द विपरीत क्रम कहलाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि उल्टा नहीं, ये विपरीत क्रम होगा, अर्थात पलट दिया जाए। कहने का अभिप्राय सिंपली आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अर्धांश का अभिप्राय होता है कि आधा भाग। अंग्रेजी वर्णमाला को बेसिकली हम लोग दो अर्धांश में विभक्त करते हैं। ए से एम तक की चेन को हम लोग पहला हाफ कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं, और एन से जेड तक की चेन को हम लोग द्वितीय अर्धांश कहते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स एंड देन सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो रिवर्स, वी कैन से इफ द बोथ पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी रिवर्स डायरेक्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का अभिप्राय है, आप यहाँ पे इसका एक डायग्रामेटिक हम आपको दिखा देना चाहते हैं, दैट इज द कि हमारा जो आफ्टर द प्रोसेसिंग जो वैल्यू गिर रहा है, पीवी जो गिर रहा है, वो हमारा सेकेंड हाफ पे गिरेगा। मेरा पहला हाफ जो है ए से एम बिकम एम टू ए हो चुका है, ए से एम बिकम एम टू ए हो गया, ये प्रथम अर्धांश हो गया, ये द्वितीय अर्धांश हो गया। हमारा जो रिजल्ट ओरिएंट हो रहा है डेटा के अनुसार वो हमारा द्वितीय अर्धांश पे रिजल्ट ओरिएंट हो रहा है, क्योंकि बाएं से 12वां, तो बाएं से को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्म लेफ्ट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एफएल लिख रहे हैं। एंड एफएल कितना आपको दिया गया है 12, एंड दाईं ओर को इंग्लिश में टू द राइट कहते हैं, तो टू द राइट को शॉर्ट फॉर्म में टीआर कितना दिया गया है 7। और अभी जस्ट हमने बताया इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म बिटवीन द टू सेम पोल रिपल्सन दैट इज द चार्ज नेगेटिव होगा एंड बिटवीन टू अपोजिट पोल चार्ज पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट एंड राइट है, तो यहाँ पे मेरा मान ऐड हो जाएगा और 12 और 7 19, दैट इज द ये वैल्यू जो हमारा प्राप्त हुआ वो फ्रॉम लेफ्ट 19 हुआ, क्योंकि जिससे आप प्रारंभ करेंगे फाइनली मान उसी के जाति का गिरेगा, आइदर फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, ये डिपेंड ऑन द डायरेक्शन विच इज गिवन। आपका क्या डायरेक्शन से दिया जा रहा है, क्योंकि आपका प्रारंभ बाईं ओर से अगर कराया जा रहा है तो फाइनली जो आपका मान प्रोसेसिंग वैल्यू प्राप्त होगा वो बाईं ओर से प्राप्त होगा। और जब बाएं से 19 की बात करेंगे, जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों ही खंड में 13-13 लेटर होते हैं। जब हम बाएं से चलेंगे, दैट इज द इस तरफ से जब हम चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट आप चलिएगा, इधर से चलिएगा, तो आपका जो मान बाएं से 19वां जो गिर रहा है वह इस खंड में गिरेगा। यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, सिंपल इसका टेक्स्ट है, ये हमेशा हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठा के रखें कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग विपरीत क्रम में किया गया हो, किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग विपरीत क्रम में किया गया हो, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे यदि कोई मान प्राप्त होता हो, तो सिंपल है कि अभीष्ट अक्षर या अभीष्ट रिक्वायर्ड वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस पार्ट के स्टैंडर्ड वैल्यू से उस मान को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये किसी भी श्रृंखला में लागू होगा। यहाँ पे देखिए कि जेड का वैल्यूएशन 26 होता है, एन का 14 होता है, इन दोनों को मान को जोड़ के हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू 40 जनरेट किया। यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को इस रीजन पे बाएं से कोई भी मान गिरे, आप इस स्टैंडर्ड मान से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए यहां से लेके यहां तक 13 है, तो अगला कड़ी में ये 14 नंबर होगा। अगर आपसे कह दिया जाता कि बाएं से 14 क्या होगा, तो क्लियर है, आप तुरंत 40 से 14 घटाइए, देखिए 26 आ गया। तो यहाँ पे हमारा निकालना क्या है, हमें बाएं से 19 पे क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यू 40 बनाया, आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द पार्ट 40 बनाया, उससे 19 को घटा दीजिए, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 21। दैट इज द फाइनली आपका जो 21 नंबर क्या है, तो फाइनली 21 नंबर यू होता है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। क्लियर। अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, दूसरे व्यू से अगर देखें, दूसरे व्यू से एक्सप्लेन करें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बाएं से आप 19 तक पहुंचे हैं, बाएं से आप 19 तक पहुंचे हैं,
अगर बाएं से 26 बोला जाता तो आप डायरेक्ट एन पर आ जाते। इसका अर्थ है आप एन पे नहीं आ सके। अगर शॉर्टेज वे पे अगर देखा जाए, शॉर्टेज प्रोसेस पर वर्क किया जाए, तो बाएं से आप 19 पे आए हैं, कितनी के कमी के कारण एन पर नहीं पहुंचे। तो आप कहेंगे कि अगर बाएं से 26 दिया गया होता तो आप डायरेक्ट एन पे आ जाते हैं, लेकिन आपको बाएं से 19 ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 7 की कमी होने के कारण हम एन पे नहीं पहुंच सके। अर्थात आप एन के साथ इधर हैं, और जब भी एन टू जेड की ओर जाइएगा मान इंक्रीज करेगा। तो अगर शॉर्टेज वे से, अगर शॉर्टेज प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास करें तो सिंपल है कि जितना का शॉर्टेज कर रहा है उतना ही हम पैक कर देते हैं। तो एन 14 और प्लस 7 की कमी के कारण हम यहां नहीं पहुंच सके, क्योंकि 22 से 19 तो मिल गया था, और 7 अगर मिल जाता तो हम एन पे आ जाते, क्योंकि 22 से 26 अगर कहा जाता तो निश्चित हम एन पे होते हैं, लेकिन एन पे नहीं पहुंच सके। कितनी की कमी के कारण? तो 7 की कमी के कारण, अर्थात एन के हम साथ इधर हैं, जेड की ओर हैं, और जेड की ओर जाएंगे तो मान इंक्रीज करेगा। तो 14 और 7 मेरा क्या होगा? 21। तो इसका आंसर यू हो गया। फिर भी तो मेरे कहने का अभिप्राय है आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करें या शॉर्टेज मेथड को फॉलो करें, दोनों से ही प्रॉब्लम बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर मेरी राय मानेंगे तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग अगर विपरीत क्रम में लिखा गया हो, पलट दिया गया हो, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई अगर मान आपको प्राप्त होता है, तो क्या करेंगे, उस पार्ट के पहले और अंतिम कंपोनेंट के वैल्यू को ऐड करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप बना लीजिएगा, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से वहां पे गिरने वाले मान को घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने 26 और 14 को जोड़ के 40 बनाया। अगर इस पार्ट की बात होती तो m का मान हम कहते 13 और a का मान 1, यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने की बात होती तो हम लोग 14 पे स्टैंडर्ड वैल्यू बनाते। क्लियर? तो आगे चलते हैं। यहां पे 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है या एनालॉगी पे है, सादृश्यता पे आधारित है। हमें दो के संबंधवाद का ऑब्जर्वेशन करते हुए जो तीसरा दिया गया है वह किसके साथ दिए गए विकल्पों में से किसके साथ वैसा ही संबंध व्यक्त करेगा, इस बात का निर्धारण करना है। स्टॉप दैट इज द कोई चीज को रोक देना, और सीज दैट इज द ऑल ट्रांजेक्शन सीज किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन को सीज किया जाता है, दैट इज द रोक कर दिया जाता है। तो क्या हमने देखा? हमने देखा कि दोनों को हम कह सकते हैं कि स्टॉप एंड सीज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्लियर? तो ये अगर फैक्टर ऑफ सिमिलरिटी मस्ट बी सेम, जो फैक्टर यहां पे लगेगा सेम फैक्टर इसको यहां पे भी लेना है। तो यहां पे हमारा फैक्टर क्या हुआ कि स्टॉप एंड सीज यहां पर्यायवाची का फैक्टर है, तो हमें स्टार्ट का पर्यायवाची देखना पड़ेगा। तो सेटअप तो स्टार्ट का पर्यायवाची नहीं हो सकता, एंड तो नहीं हो सकता, एंडेवर प्रयत्न तो नहीं हो सकता, तो मींस दैट इज द ऑलरेडी प्रारंभ। तो हम कह सकते हैं स्टार्ट करना और कमेंस करना, कमेंस द मीटिंग एट 6 o'clock, ये आप कह दीजिए स्टार्ट द मीटिंग एट 6 o'clock, दैट इज द बोथ आर सेम। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट का पर्यायवाची यहां सबसे उपयुक्त क्या होगा? कमेंस होगा, और कमेंस का भी अभिप्राय क्या होता है? प्रारंभ। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेटर एनालॉजी पे बेस्ड है। यहां पे हमें देखना है कि कौन से प्रॉपर्टी के तहत यहाँ पे प्रोपोर्शन के जो है बाईं ओर जो दो दिए गए हैं लेटर्स के ग्रुप, उनमें क्या संबंध है, और वह जो संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार का संबंध प्रोपोर्शन के दाईं ओर कौन सा करेगा। यहाँ पे दिया गया है दो के समूह, यहाँ पे है, यहाँ पे भी दो के समूह है। नेक्स्ट दो का समूह उसी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी ये दोनों शो कर रहा है उसी प्रॉपर्टी को शो करने वाला कौन सा है, यहाँ पे इस बात को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम इस बात का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करेंगे, अवलोकन करेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, ये आपस में कैसे संबंधित है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गौर कीजिए। यहाँ पे आपको अगर अपोजिट लेटर का कंसेप्ट ज्ञात होगा, मैंने इससे पहले के मॉक टेस्ट 14 में भी इस बात की चर्चा की थी कि इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, let us read that you have to command on alphabetical value, concept of opposite letter, etc. तो ये जो प्रश्न है
ये अपोजिट लेटर के कंसेप्ट पे आधारित है। और अपोजिट लेटर का अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो बेसिक कंसेप्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए तो ऐसे दोनों अक्षर को हम एक दूसरे के अपोजिट अक्षर कहते हैं। लेकिन अगर अपोजिट अक्षर के अल्ट्रा यूनिक ट्रिक की बात की जाए तो अल्ट्रा यूनिक ट्रिक सिंपल है। वो अल्ट्रा यूनिक ट्रिक क्या है? उफ वाई लव साइड गेज पीके मैंने जेक्यू सी डी डब्ल्यू, ये एक ऐसा अल्ट्रा यूनिक ट्रिक है और ये एकमात्र ट्रिक्स है जिसकी की कोई काट नहीं है। ये अल्ट्रा यूनिक ट्रिक हमारे द्वारा बनाई गई है, मेरी ओन जनरेट ट्रिक है। उफ वाई लव साइड गेज पीके मैंने जेक्यू सी डी डब्ल्यू। यदि ये अल्ट्रा यूनिक ट्रिक अगर आपके दिमाग पे रहता है तो आप इसके आधार पे कोई भी अपोजिट बेस्ड प्रॉब्लम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि F का अपोजिट U, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, D का अपोजिट W, सिमिलरली B का अपोजिट Y, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, T का अपोजिट G। दैट इज द यहाँ पे संबंधवाद क्या है कि यहाँ विपरीत अक्षरों को दर्शाया गया है। तो दिए गए ऑप्शन पे वैसे विकल्प को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि इसी प्रॉपर्टी को शो करता हो। तो क्लियर है कि F का अपोजिट तो भी नहीं होता, तो मेरा ये ऑप्शन सीधे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे B का अपोजिट Y, E का B, लेकिन A का Z होता है अपोजिट, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो S का H, A का Z, I का R, लेकिन D का अपोजिट W होता है, ये कैंसिल हो गया। तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये होगा H का S, E का V, R का I, L का O। और जैसा कि मैंने अभी बताया अल्टरनेट ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर डिस्कवर्ड बाय मी। पूरे भारत में सर्वप्रथम अगर किसी ने अपोजिट का ट्रिक प्रस्तुत किया तो उसका श्रेय ऊपर वाले की कृपा से हमें जाता है, आपके स्नेह और प्यार से हमें जाता है। मैं अगर बोले तो थोड़ा सा दिखा देते हैं ट्रिक क्या है, गौर करें। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, एक खटारा सेंटेंस है। उफ बाय लव शर्ट गेज पीके मैंने जेक्यू सीएक्स डीडब्ल्यू। उफ बाय लव शर्ट गेज पीके मैंने जेक्यू सीएक्स डीडब्ल्यू। मैं बताना चाहूंगा कि इस ट्रिक्स को कभी भी अगर आप याद करने का प्रयास करें तो जोर जोर से पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा लोग दो ही बात सोचेंगे कि या तो इसको कोई भूत लग गया है या फिर ये पगला गया है। समझ गए? इसलिए इसको जोर जोर से पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। उस वाई लव शर्ट गेज पीके मैंने डब्ल्यू, ये अल्ट्रा यूनिक ट्रिक है और इस ट्रिक्स का आज तक ना कोई काट था, ना कोई काट है, ना कभी काट होगा। आज जो भी ट्रिक के नाम पे करते हैं तो वो बंदर जैसा, मूर्खों के जैसा इसी ट्रिक्स को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरे भारत में किसी ने सर्वप्रथम अल्ट्रा यूनिक ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर को प्रतिपादित किया तो उसका श्रेय आपके स्नेह और प्यार से, ऊपर वाली की कृपा से, मां सरस्वती की अनुकंपा से वो मुझे अजय चौहान को जाता है। तो यहाँ पे गौर करें कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू के लिए कौन सा लेटर लेंगे? यू। हॉ के लिए एफ। यू और एफ, देखिए यू और एफ एक दूसरे का अपोजिट। यू का वैल्यूएशन 21, एफ का 6, दोनों मिलकर 27 हो गया। बाई का बी और वाई आप लिख सकते हैं। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। लव एल ओ भी, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, बी का अपोजिट ई का अपोजिट बी। सट दैट इज द एस एच आई आर टी, एस का अपोजिट एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई और टी एक्सेप्शनल पड़ गया जिसको हम की गैज से पेयरिंग देंगे। जी ए जेड, ए और जेड हर कोई जानता है। टी और जी एक्सेप्शनल केस है जिसको कि हम बाद में क्लियर करेंगे। पी के लिए पी, टी के लिए के लिए के, पी के, मैं के लिए एम कंसिडर कीजिए, ने के लिए एन, मैंने, जे के लिए जे कंसिडर कीजिए, क्यू के लिए क्यू, जे क्यू, सी के लिए सी, एक्स के लिए एक्स, सी एक्स,
और डी के लिए डी, डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और जी और टी जो है इसके लिए दिमाग में रखे रहिएगा जीटी रोड, और रोड को भूल जाइएगा। क्लियर? तो यदि किसी लेटर का अपोजिट निकालना है तो आप उस वर्ड पे टाइप करेंगे जिसमें कि आपका वो लेटर है। मान लिया जाए अगर आपसे कहा जाता है एफ का अपोजिट क्या होगा, तो आपके दिमाग में उस समय स्ट्राइक करेगा उस यू। बी का अपोजिट क्या होगा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा बाय वाई। पी का अपोजिट क्या होगा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा पी के। और अब मैं क्या बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जो कि कहते हैं देखो मैं ट्रिक्स अपोजिट का बना रहा हूं, देखो मैं अपना ट्रिक्स बता रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो भी एक ट्रिक बताता है वो हमारे ट्रिक्स को तोड़ मड़ोड़ के बताता है, और अनजाने में वो मूर्खता कर बैठता है। ट्रिक का अभिप्राय होता है कम लगाओ और अधिक पाओ। अगर ट्रिक बताएगा ठीक है, एस का अपोजिट एस का अपोजिट एच या एच का अपोजिट एस कैसे निकलेगा, तो आपको वो कहेगा कि हाई स्कूल याद रख लेना, हाई स्कूल याद रखना। तो भाई हम 2 लेटर के ट्रिक के लिए, 2 लेटर के अपोजिट के लिए हाई स्कूल क्या क्यों याद रखेंगे? पी के की जब बात करें तो महारथी लोग बोलेंगे कि पागल खाना याद रखना। तो कहने का अभिप्राय है कि आज तक जिसने भी अपोजिट की ट्रिक की बात अगर की तो वह हमारे ट्रिक्स को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, और अनजाने में वो अपनी मूर्खता आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि सिंपली मैंने जैसे दिखाया कि एच और एस की अपोजिट की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाई स्कूल याद रखना। क्या जरूरत है हाई स्कूल याद रखने का? हमारा तो यहाँ पे जो ट्रिक्स है, जितने लेटर यहाँ पे अल्फाबेट में है उससे कम लेटर का मैंने हिंदी में यहाँ सेंटेंस में प्रयोग किया। 26 लेटर होते हैं, जबकि हम यहाँ पे लेटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 लेटर में 26 लेटर की हमने अपोजिट की बात कर दी। और ये एक एच हाई एस और एच के अपोजिट के लिए आपको सिखाते हैं कि हाई स्कूल याद रखो। बी और वाई के लिए अगर अपोजिट सिखाएंगे तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि अनजाने में वो अपनी मूर्खता दिखाते हैं। मेरा यहाँ कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि मैं आपके सामने अपनी सुपरमेसी दिखाऊं, बल्कि मैं वास्तविकता के आईने से आपको परिचित कराना चाहता हूं, वास्तविकता से आपको परिचित कराना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा किया और दूल्हे को अपने दादा के पुत्र का जो है दादा के पुत्र का भाई बताया। क्लियर है? आप यहाँ पे गौर कीजिए कि दादा का जो पुत्र होता है, दादाजी के आपके दादाजी के जो पुत्र होते हैं, तो दादाजी के पुत्र 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। दादा आपके दादाजी के जो पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ इकलौता पुत्र की बात नहीं की गई है। अगर इकलौता पुत्र की बात की जाती तो आपके दादाजी के इकलौता पुत्र आपके पिताजी होते, लेकिन यहाँ इकलौता की तो बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जब भी आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो किसी भी प्रकार की अगर पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है तो संभावनाओं को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम बनाने का प्रयास कीजिएगा, बशर्ते यहाँ पे वैसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बन जाना चाहिए। दादा का पुत्र, तो हमने क्या किया कि दादा का जो दादाजी के जो पुत्र होते हैं वो पिताजी होते हैं या चाचा, 2 बातें हो सकती है। आपके दादाजी के जो पुत्र हैं वो आपके पिताजी हैं या चाचा हैं, और पिताजी हो या चाचा हो, आपके दादाजी के पुत्र के रूप में वो पिताजी हो, आपके पिताजी हो या चाचा हो, उनका जो पुत्र होगा वो ऑलवेज तो आपका भाई लगेगा या चचेरा भाई लगेगा। 2 ही बातें हो सकती है। अगर हम चचेरा को स्पेशली डिफाइन नहीं करें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कहिए भाई। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि दादा के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो दादा के पुत्र का भाई माने भाई का भाई बराबर भाई। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बोल रहा आदमी का क्या लगता, दूल्हा उस आदमी का क्या लगता है? तो दूल्हा उस आदमी का भाई लगता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है कंपैरिजन पे आधारित है, कंपैरेबल रैंकिंग टाइप पर है। 7 महिला W1, W2, W3, W4, W5, W6 और W7 को भारों के साथ तुलना किया गया है, भारों के साथ तुलना किया गया है।
एक काम करते हैं, देखिए हम यहाँ पे 7 + 7 मार्किंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 जो है वो सबसे अधिक भार को रिप्रेजेंट यहाँ करा रहा है, मैक्सिमम, और उसके बाद धीरे 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 घटते क्रम में चले जाएगा। 7 दैट इज द 7th पोजीशन पे जो होगा वो सबसे मिनिमम वैल्यू को देगा, सबसे कम भार को देगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो 7 पोजीशन हमने यहाँ पे क्रिएट सबसे पहले कर लिया ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे दिमाग पे ये ध्यान रखिएगा कि 1 मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द सबसे टॉप भारी, सबसे ज्यादा भारी, और 7 सबसे न्यूनतम। क्या क्लियर? अब यहाँ पे गौर कीजिए, W4 का भार W7 से अधिक है, अभी हम कहां पे रखें ये निश्चित नहीं है। W4 का भार W7 से अधिक है तो हम लोग लिख सकते हैं कि W4 इज ग्रेटर देन W7। W4 का भार W7 से अधिक है और W5 का भार ओनली 3 महिला से कम है। W5 का जो भार है केवल 3 ही महिला से कम है। कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि W5 जो है, W5 का भार यहाँ पे कहा जा रहा है, W5 का भार केवल 3, कम नहीं, W5 का भार केवल 3 महिला से ही अधिक है। W5 जो है वो केवल 3 ही महिला से उसका भार अधिक है। तो हम कह सकते हैं अगर W5 का भार यदि केवल 3 महिला से अधिक है तो इसका मतलब है कि W5 से कम मान वाले 3 महिला हैं, कम भार वाले 3 महिला हैं। तो ऑटोमेटिकली इस स्थिति में हमारा 4th पोजीशन पे कौन आ जाएगा? W5 कंफर्म हो जाएगा कि W5 का भार केवल 3 महिलाओं से अधिक है। इसका अभिप्राय है कि ये जो 3 महिला है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वो W5 से कम भार वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा गया कि W5 का भार केवल 3 ही महिलाओं से अधिक है। कहने का अर्थ है कि इसके नीचे 3 महिला हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। और W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है, और W2 का भार केवल 2 ही आदमी से कम है। इसका अर्थ है कि W2 से 2 महिलाएं ज्यादा भार वाली है, दैट इज द 1 नंबर और 2 नंबर पे वो होगी। इस स्थिति में हमारा जो W2 है, इस स्थिति में हमारा जो W2 है वो निश्चित तौर पे 3 नंबर पोजीशन पे कंफर्म हो गया, क्योंकि W2 का भार केवल W1 और W3 से कम है। लेकिन यहां पे हम W1 ऑब्लिक W3 ऑब्लिक W1, क्योंकि W1 और W3 में कौन ज्यादा भार वाला है या कौन कम भार वाला है, ये दिए गए डाटा से कंफर्म नहीं हो रहा है। ये कंफर्म है कि W2 का भार केवल 2 ही महिलाओं से कम है, अर्थात W2 से ज्यादा भार वाली केवल 2 महिला है, अर्थात 1 नंबर महिला, 2 नंबर महिला ही W2 से ज्यादा भार वाली है। लेकिन अब W1 और W3 में कौन ज्यादा है या कौन कम है, ये आप नहीं बता सक रहे हैं। यहां पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है W1 by W3, W3 by W1, ये पॉसिबिलिटी जा रहा है। क्लियर? यदि W7 का भार सबसे कम है, अब कंफर्म कर रहा है, यदि W7 का भार सबसे कम है, यहां पे कंफर्म हो गया कि W7 का भार सबसे कम है। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है? हमारे पास जो है एक W4 और एक W6, 2 उम्मीदवार और बच जा रहे हैं, 2 महिलाएं और बच जा रही है, और उनके बारे में कोई विशेष कंफर्मेटिव डेटा, एक निश्चित डेटा यहां पे भी नहीं है। यहां पे भी सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि हम W4 और W6 को कहां रिप्रेजेंट करें, क्योंकि W4 W7 से ग्रेटर है, W4 इज ग्रेटर देन W7। इट मींस नॉट कि इमीडिएटली एकदम आप रख सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे W6 भी आ जाए। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि W4 और W6 के भी पोजीशन, W6 के भी पोजीशन में निश्चितता व्यक्त नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे भी संभावना क्रिएट कर लेते हैं, W4 by W6, W6 by W4। इट मींस यहाँ पे जो कंफर्म है ये W2 कंफर्म हो गया है एकदम 100%, W5 कंफर्म है, W7 कंफर्म है, W1, W3, W4, W6 कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें कहा क्या जा रहा है? हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि W6 से अधिक बार वाली महिला की न्यूनतम संख्या, अधिकतम की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ W6 को यहाँ पे ले लें।
अधिकतम की बात करते तो W6 को अगर यहां पे रखें तो 1 2 3, W6 को अगर यहां पे रखें तो क्या हो जाएगा, 5 उम्मीदवार ज्यादा होगा। अधिकतम संख्या की अगर बात करते हैं, अगर क्योंकि W6 का पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है, 2 पोजीशन क्रिएट हो रहा है, W6 का कोई 100% कंफर्म प्लेस कंफर्म नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हमने 2 पॉसिबिलिटी को लेते हुए किया। लेकिन अगर यहां पे W6 रखें तो ये अधिकतम महिलाओं की संख्या हो जाएगी, इसलिए न्यूनतम की जब बात की जा रही है तो कम से कम रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो हम W6 को यहां पे मानते हैं। और उस स्थिति में इससे अधिक भार वाले कितने लोग हैं, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि 4, और ऑप्शन में भी हमारा 5 तो है भी नहीं। और अगर यहां से बात करते हैं तो मैक्सिमम की बात हो जाएगी, अधिकतम कितने हैं, जबकि न्यूनतम की बात की जा रही है। इसलिए हम W6 से अधिक भार वाली महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 4 को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, दैट इज द फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। इनमें से कुछ कोने पे बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं पे, दैट इज द, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ साइड पे बैठे हैं, कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं। ठीक है, इतना ही डाटा दिया गया है। सारे के सारे टुवर्ड द सेंटर है, सभी का मुख्य केंद्र की ओर ही है, इसका अभिप्राय है। तो सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। देखिए ये हमारा केंद्र हो गया, ये साइड पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी का मुख्य केंद्र की ओर ही है। यहां ध्यान रखिएगा, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट्स पे आधारित आप प्रश्न बनाते हैं तो स्टार्ट द प्रोसेसिंग फ्रॉम कंफर्मिंग डेटा। और कंफर्मिंग डेटा किसको कहते हैं, कंफर्मिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे द इंफॉर्मेशन विच कंफर्म डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ टुगेदर, दैट इज द 100% कंफर्मिंग पॉइंट। तो जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाएं तो आप इस बात का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास कीजिएगा कि दिए गए डाटा में कौन सा कंफर्मिंग पॉइंट है, उस कंफर्मिंग पॉइंट से प्रोसेसिंग कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आफ्टर ऑल ये भी बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं, जब टुवर्ड द सेंटर मूव सब फेसिंग किए हुए हो, तो अरेंजमेंट की प्रक्रिया का प्रारंभ लोअर पार्ट से करने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने बाएं और दाएं के आधार पे इनके बाएं दाएं को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आफ्टर ऑल ये आपको बता देना चाहते हैं कि इफ द ग्रुप ऑफ पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो ऐसी स्थिति में ये जनरल कंसेप्ट का यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। जैसा कि आप जनरल कंसेप्ट जानते हैं कि क्लॉकवाइज जब हम लोग मूव करते हैं तो टू द राइट प्राप्त होता है, और एंटी क्लॉक मूव करते हैं तो टू द लेफ्ट प्राप्त होता है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में जब व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो, जब भी आप एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो आपको दायां प्राप्त होने लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जब भी टुवर्ड द सेंटर हो, जब भी आप एंटी क्लॉक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के एंटी क्लॉक जाने का प्रयास करेंगे तो आपको दायां मिलेगा, क्लॉक वाइज जाने का प्रयास करेंगे तो आपको बायां मिलेगा। यूनिवर्सल कंसेप्ट जो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज का है वो यहाँ पे खंडित हो जाता है। क्लियर। तो स्टार्ट द प्रोसेसिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड सो दैट इट इज इजी टू डिटरमाइन द पर्सन्स लेफ्ट एंड राइट बाय आवर लेफ्ट एंड राइट। हम अपने बाएं और दाएं के आधार पे आसानी से इनके बाएं दाएं का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे डेटा क्या दिया है और कौन से डेटा को लेकर हम आगे बढ़े। तो कंफर्मिंग पॉइंट हम सर्च करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमने बताया कि वैसे पॉइंट को हम कंफर्मिंग पॉइंट कहते हैं जो एक निश्चित दूरी और दिशा दोनों को एक साथ व्यक्त करें, उसको पकड़ के हम चलेंगे और देखेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन किसी इंफॉर्मेशन से ज्यादा रिलेट हो, उसको लेते हुए बढ़ेंगे। तो देखते हैं, जी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोथ एक साथ दिया गया है, दूरी भी हमारे व्यक्त की जा रही है और दिशा भी व्यक्त की जा रही है। यहाँ दिशा का अभिप्राय नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से नहीं है, बल्कि लेफ्ट एंड राइट इज ऑल्सो ए डायरेक्शन, उसको भी हम लोग डायरेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन की जो बात हो रही है, दाईं ओर की बात की जा रही है, दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो जी एफ के दाईं ओर हम यहाँ पे क्या करेंगे,
प्रेम से यहाँ पे एफ रख दिए और एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, जी। तो पहला दूसरा यहाँ पे जी को आप रख दीजिए और ये 100% कंफर्म हो गया। इसको हटाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। हमने क्या बताया कि अगर लोअर से अरेंज कीजिएगा तो आप अपने दाएं बाएं के आधार पे समूह में स्थित व्यक्ति के बाएं दाएं का रिप्रेजेंटेशन इजी वे में कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी प्रारंभ करें कोशिश करें व्हेन द ग्रुप ऑफ पर्सन फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, यदि व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो तो ऐसे प्रश्नों को अरेंज करने के क्रम में आप क्या कीजिएगा, लोअर पार्ट से अरेंजमेंट का प्रारंभ कीजिएगा। अब टोटल अगर आपको कमांड हो जाता है तो कहीं से भी करें, कुछ भी करें, प्रॉब्लम बनेगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे लोअर पार्ट को सिलेक्ट किए, लोअर पार्ट से प्रोसेसिंग स्टार्ट किए कि जी जो है एफ के दाईं और दूसरा है, तो एफ को हमने यहाँ पहले सेटअप किया और पहला दूसरा ये दोनों कंफर्म हो गया, बिल्कुल हटेगा नहीं। अब हम ये कोशिश करेंगे कि क्या एफ और जी से और कोई भी डेटा रिलेटेड है क्या, और भी कोई व्यक्ति संबंधित है क्या। आगे क्या दे रहा है, बी ए के दाईं दूसरे स्थान पर है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कहां पे रखे क्योंकि बहुत सारे पोजीशन है। सी एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी ये भी कंफर्म सही देख नहीं हो रहा है कि कहां पे हम रखे, क्योंकि बहुत सारे पोजीशन हमारे पास है और हम रखने का भी प्रयास अगर कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको फिर वहां से हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इधर से उधर सेटअप करना पड़ेगा। इसलिए अनावश्यक तब तक उसको छेड़ने का प्रयास न करें, नहीं तो आपका समय अनावश्यक व्यर्थ होगा। इसलिए आप ऐसा कोशिश करें कि एफ और जी से और कोई अगर इंफॉर्मेशन, एफ और जी से कोई और भी व्यक्ति संबंधित है तो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं एक हमारा डेटा मिल रहा है, ई एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इस डेटा पे गौर कीजिए। हमने पहला डेटा क्या लिया, पहला इंफॉर्मेशन क्या लिया, जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। और देखिए इसी से रिलेट कर रहा है ये ई एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। कहने करते हैं कि एफ के रेस्पेक्ट में जी का पोजीशन भी कंफर्म हो रहा है और एफ के रेस्पेक्ट में ई का भी पोजीशन हमारा कंफर्म हो रहा है। दैट इज द एफ रिलेटेड विथ जी एंड ई बोथ विथ कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन, कंफर्मिंग डेटा विथ कंफर्मिंग पॉइंट। तो ई एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और यहाँ पे हमारा ई भी 100% कंफर्म हो गया। अब भूल कर भी एफ जी और ई को हटाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अब तो अब छेड़ना पड़ेगा ही, अब तो छेड़ना पड़ेगा ही। और अब क्या है, सी एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी एच के दाएं तीसरे, एच को यहां पे बैठा दें, सी और पहला दूसरा तीसरा, ये भी हो सकता है। एच को यहां पे बैठा दें, पहला दूसरा तीसरा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो हमको तो किसी ना किसी को लेके चलना है। अगर वो सेटअप नहीं करेगा तो फिर वहां से हटाना पड़ेगा। तो हम एक सेटअप यहां लेते हैं, देखते हैं कि सी एच के दाईं और तीसरा है, यहां पे ही ले लेते हैं। आप कहेंगे कि सर यहां पे ही क्यों लिए, यहां पे क्यों नहीं लिए। अरे भाई हम यहाँ पे ले लेंगे, मान लिया जाए आप कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ रख दीजिए, आप यहाँ क्या रख रहे हैं सर, यहाँ रखिए, ठीक है, हम यहाँ एच को रख दिए। सी एच के बाईं और तीसरे, सी एच के दाईं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सी को हमने यहाँ पे ले लिया और बी ए के दाईं दूसरे स्थान पर है। और आगे क्या बता रहा है, बी ए सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ए के दाईं दूसरा है। अब बी ए के दाईं दूसरा है तो ए को यहां रखिएगा तभी बी को दाईं दूसरा रिप्रेजेंट यहां कर पाइएगा। अब बाध्यता है कि अगर आप ए को यहां रखिएगा, ए को यहां रखिएगा तभी बी को आप यहां रिप्रेजेंट कीजिएगा, लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो महाशय आप जो बोले कि सर यहां पे लेके क्यों चल रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं लीजिएगा, तो लीजिए, काटिए। हमने क्या बोला कि आपको काटना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सेटअप हो ही जाए। तो अब ये मेरा पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं हो रहा है, ये सेटअप ये क्लियर नहीं हो रहा है। हम यहां से एच को हटा देते हैं, यहां से सी को भी हटा देते हैं। अब फाइनली अभी तो हम यहां से ए को भी गायब कर देते हैं, बाद में देखेंगे कि अगर आएगा तो हम देखेंगे। तो सी को यहां से हटा दिया, एच को भी हटा दिया। चलो भाई यहां पे लेके चलते हैं, क्लियर। सी एच के क्या है, सी एच के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा। अब हमने सी को यहां रख दिया और एच को यहां रख दिया।
और सी का जो ए के साथ जो विवाद था, अब तो विवाद होगा ही नहीं कि सी ए का पड़ोसी नहीं बनेगा। अरे नहीं बना रहे हैं भाई, सी को तो यहां छोड़ दिए। अब हमें लेना है कि बी ए के दाईं और दूसरा है। अगर हम यहां ए को रखें तो पहला दूसरा, यहां तो एच अपने ऑलरेडी कंफर्म आप कर चुके हैं, इसलिए अब आप यहां पे नहीं लेंगे। अब यहां ले लीजिए प्रेम से, ज्यादा बढ़िया होगा। यहां पे अगर ए को हम ले लें, बी ए के दाईं ओर दूसरा है, पहला दूसरा, देखिए कंफर्म हो गया। बच गया कौन महाशय? कौन बच रहा है? तो महाशय डी बच रहे हैं। डी को हमने यहां बैठा दिया। अब आप जो भी सेटअप मिलाने का प्रयास कीजिएगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेट कर जाएगा। देखिए जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ यहां रखा, पहला दूसरा सही है। आगे क्या है? बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, यहां ए रखा, पहला दूसरा सही है। आगे आपने क्या किया? सी एच के दाएं तीसरे स्थान पे है, यहां एच को रखा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। आगे आपने बोला ई एफ के दाएं तीसरा है, देखिए हमने एफ को यहां रखा, पहला दूसरा तीसरा, ये सही है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, ये एक दूसरे के भी कर्ण मत है। तो हमारा तो कंप्लीट डेटा सेट कर गया है और इसमें कहीं से भी कुछ भी आप हटा नहीं सकते। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो अब बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? Who is sitting second to the right of B? B के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? Who is sitting? B is sitting, क्या है यहाँ पे? Who is sitting second to the right of B? That is B के दाईं और दूसरा। तो क्लियर देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है। दैट इज द आपका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? तो जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाइएगा, थोड़ा सा पैसेंस लेके बनाइएगा, थोड़ा सा धैर्य लेके बनाइएगा, बका के नहीं बनाइएगा, वरना सेटअप गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन पे है, आरेखीय निरूपण पे है। क्लियर? तो अगर इस प्रकार के प्रश्न में ऐसा भी देखा जाता है कि कौन से डायग्राम किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, किसे व्यक्त कर रहे हैं, कभी कभी लिख भी दिया जाता है और कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है, वो इंफॉर्मेशन में दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आरेख में वृत्त से ग्रामीणों को निरूपित करता है। त्रिभुज जो है व्यवसायी, दैट इज द ट्रेडर आप कह सकते हैं। और आयत जो है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्नातक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बेसिकली जो है दो ही फैक्टर पे आधारित होते हैं, कॉमन एंड पर्टिकुलर। इस प्रकार के जब भी प्रश्न राइज किए जाते हैं वो दो प्रकार के फैक्टर पे आधारित होते हैं, कॉमन एंड पर्टिकुलर। कॉमन एंड पर्टिकुलर। क्लियर? तो कहने का अभिप्राय है, अभी जैसे कि मैं रीजनिंग के क्लास में यहां पे मैं एक पर्टिकुलर हूं, लेकिन राजधानी कोचिंग के शिक्षकों की बात की जाए तो मैं एक कॉमन के रूप में आऊंगा। कॉमन का अभिप्राय क्या होता है? वह क्षेत्र जहां एक से अधिक जो है संयुक्त हो। जैसे कि ये अगर ले लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है, हम कह सकते हैं z जो है ये कॉमन है, जबकि x एंड y पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर दैट इज द एक विशिष्ट क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करता हो, एक विशिष्ट क्षेत्र में बैठा हो, और कॉमन जो कि एक से ज्यादा में हो। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है? उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो भी संख्याएं व्यक्त की गई है वो उस क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कहने का अर्थ है कि त्रिभुज जो व्यवसायी है, तो यहाँ पे 9 व्यवसायी ऐसे हैं जो कि 9 तो ग्रामीण है, 9 तो स्नातक है, दैट इज द ये पर्टिकुलर काउंट होगा। ये 8 जो है आप देख रहे हैं कि वृत्त और त्रिभुज दोनों में कॉमन, दैट इज ए कॉमन फैक्टर पे आधारित है। 13 जो है ये पर्टिकुलर रीजन पे है। 12 जो है आयत और वृत्त दोनों कॉमन रीजन पे है। 7 कॉमन इन ओवरऑल, क्योंकि त्रिभुज वृत्त आयत सब में कॉमन है। और 11 आयत त्रिभुज में कॉमन है, जबकि 4 जो है ये हमारा पर्टिकुलर है, एक विशिष्ट क्षेत्र पे केवल है। तो इस प्रकार के जब भी प्रॉब्लम आप बनाते हैं तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कॉमन एंड पर्टिकुलर फैक्टर पे आधारित होते हैं। हमें देखना होता है कि दिया गया प्रश्न कॉमन या पर्टिकुलर फैक्टर पे आधारित है। तो उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो कि स्नातक नहीं है?
दैट इज द, आयत से बिल्कुल हटा दीजिए, आयत की तो बात ही नहीं कीजिए। अर्थात आपको वैसे व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है जो कि त्रिभुज एवं वृत्त में कॉमन हो, केवल त्रिभुज एवं वृत्त में कॉमन हो कि आयत से दूर दूर से उसका कोई वास्ता ना हो। तो ऐसी संख्या आपको क्या नजर आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि वो 8 है। अर्थात व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल बिजनेसमैन हु आर नॉट ग्रेजुएट, दैट इज द, कंप्लीटली स्नातक से आप हटाइए, कंप्लीटली आयत से बाहर कर दीजिए, लेकिन त्रिभुज एंड वृत्त के अंदर उस पर रहना है, कॉमन होना है, और ये कॉमन फैक्टर पे आधारित प्रश्न है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। क्लियर? अगले प्रश्न पे हम गौर करते हैं, और अगला प्रश्न जो है ये साइलोजिज्म पे रिलेटेड है, दैट इज द सिलोजिज्म न्याय। यहां पे कोई गुलाब आर्किड नहीं है, सभी गुलाब लिली है, सभी लिली कमल है, ये दिया गया स्टेटमेंट है, और सारे कंक्लूजन में आर्किड का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे लोग अंडा पार पार के बनाते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अंडा पार के जो भी बनाते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि अंडा वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट सराउंडिंग द आवर एनवायरमेंट। वेन डायग्राम सार्वभौम सत्य को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेन एंड मिल नामक तर्कशास्त्रियों ने इसका प्रतिपादन किया था। इसलिए न्याय पर आधारित जो प्रश्न बनाएंगे तो कभी भी इसके आधार पर बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जिन्हें फंडा नहीं मालूम होता है वही अंडा पारते हैं, और अंडा पार पार के जितने देर में आप एक प्रश्न बनाइएगा फंडा वाले उतने देर में 10 प्रॉब्लम बना लेंगे, लेकिन फंडा के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो भाई आंख बंद करके बना दें, आंख बंद करके कर दें, आंख बंद करके कर देते हैं। सिंपल है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और सामान्य भाषा में सुनिएगा, एक स्टेटमेंट को कहिए काला रंग और एक स्टेटमेंट को सादा रंग कहिए। काला और सादा जब भी मिलाइएगा तो रंग क्या आएगा? हर हाल में काला आएगा, सादा का तो आने का सवाल ही नहीं है। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में, सेम वही बातें यहां पे है। तो आंख बंद करके हम आपको बनवा देते हैं, आप ज्यादा चिंतित नहीं होइए, आपको आंख बंद करके हम बनवा देते हैं। कैसे? तो सिंपल आप कह सकते हैं कि नकारात्मक वाक्यों के टर्म्स के आधार पे, आप बोलिएगा सर ये टर्म्स क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा द वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच यूज्ड इन अ प्रोपोजिशन इज कॉल्ड टर्म। शब्द या शब्दों का समूह जो किसी तर्क वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसे टर्म कहते हैं। तो सिंपल यहां पे है कि नकारात्मक वाक्यों के टर्मों के आधार पे सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो अंडा और फंडा भी छोड़िए, आंख बंद करके बनाइए, आंख बंद करके काट कीजिए, ऐसे करके ऐसे काट दीजिए। अरे भाई आर्किड नेगेटिव का है, नेगेटिव के पार्ट से कभी भी अफर्मेटिव जिंदगी में कोई नहीं निकाल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ नेगेटिव अफर्मेटिव कंक्लूजन बाय द टर्म्स ऑफ नेगेटिव। काला को जब भी सादा में मिलाइएगा तो 100% काला आएगा। सिंपल वे में समझिए, यहाँ पे आर्किड जो है नेगेटिव का पार्ट है और नेगेटिव के पार्ट से अफर्मेटिव निष्कर्ष निकालिएगा, आंख बंद करके काट दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड दोनों से निष्कर्ष सेकंड आंसर, न तो इसका फर्स्ट न सेकंड न थर्ड, इसका मेरा आंसर होगा कि नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड नॉर कंक्लूजन थर्ड, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। और ये फंडा है, ये अंडा नहीं है। अंडा वाले अंडा पारते रहते और हम यहाँ आंख बंद करवा दिए। आंख इसलिए बंद करवा दिए कि थोड़ा सा मोह माया कब आपको लगेगा काटा काटी कीजिएगा, तो आंख खोल के काटने पे थोड़ा सा दया ममता आपके दिमाग में आ जाए तो आंख बंद कर लीजिए और क्लियर कट कि बाय द टर्म्स ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन एनी हाउ। नकारात्मक वाक्यों के शब्द के आधार पे सकारात्मक कंक्लूजन कभी नहीं निकाले जा सकते। आंख बंद करके काट दीजिए। काला और सादा के कॉम्बिनेशन जब भी मिलाइएगा तो आपका कलर काला आएगा, सादा कभी नहीं आएगा। और देयर आर 2 टाइप स्टेटमेंट, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। वी कैन से इट अफर्मेटिव एज द व्हाइट एंड नेगेटिव एज द ब्लैक, समझाने के लिए।
ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई, कुछ आंसू बूंदे हैं, कुछ बूंदे धाराएं हैं, सभी धाराएं नदियां हैं। तो हमने जैसा कि अगले क्लास में, पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि देयर आर फोर टाइप ऑफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिक, देयर आर फोर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तर्क शास्त्र के अनुसार कथनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कि वॉवेल्स के 4 लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ए, ई, आई एंड ओ। ए दैट इज द इनवर्सल अफर्मेटिव, ई दैट इज द इनवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। तो मेरा ये स्टेटमेंट आई का है, ये आई का है और ये ए का है। अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, पूर्णव्यापी सकारात्मक। क्लियर? तो हमने बताया था प्रीवियस क्लास में ही कि I प्लस आई का जनरल वे पे कोई कंक्लूजन नहीं आता है। यदि दिए गए दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक हो तो ऐसे कथनों के आधार पे कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले नहीं जा सकते। एंड I प्लस ए का कंक्लूजन ऑलवेज I में जाता है, लेकिन यहां पे एक संभावना क्रिएट होती है कि पॉसिबिलिटी के तहत आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव हम कंक्लूजन निकालते हैं या इंडिविजुअल निकालें, तो पॉसिबिलिटी करके यहां पे भी एक कंक्लूजन निकालने का तरीका है। तो चलते हैं, देखते हैं जो आसानी से सबसे पहले निकल जाए, जहां पे मेडिएटर मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, पावर हो मेडिएटर के पास। क्योंकि दिए गए स्टेटमेंट में एक अगुआ होता है, जैसे कि आपका शादी विवाह में आप लोग देखते होंगे कि एक अगुआ था, अगुआ बुझ रहे हैं ना। अगुआ क्या करता है कि लड़के और लड़की की शादी को जो है ये करा देता है, मतलब उसकी कड़ी बनता है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करवाता है और अपने फिर हट जाता है। तो अगुआ अगर पावरफुल रहे तो किसी भी प्रकार का शादी संपन्न करा देगा, और अगुआ पावरफुल नहीं रहे तो शादी संपन्न नहीं करा पाएगा। तो उसी प्रकार के स्टेटमेंट में भी अगुआ होते हैं, दैट इज द, इसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं लॉजिक में। ऐसे टर्म जो 2 या 2 से अधिक कथनों में कॉमन हो, ऐसे टर्म को मिडिल टर्म कहते हैं। यहां देखिए धाराएं जो है ये इसमें मिडिल टर्म है, या बूंदे जो है ये दोनों में मिडिल टर्म है। लेकिन यहां पे देखना पड़ता है कि आपके मिडिल टर्म के पास पावर है या नहीं। अगर पावर है तो बात आगे बढ़ेगा, अगर पावर नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आसानी से पावर देके आगे बात बढ़ाए। तो यहाँ पे धाराएं के पास यहाँ पे पावर है, क्योंकि हमने बताया था कि एक तर्क वाक्य का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके लिए प्रीवियस क्लास में हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का रूल, एड, इफ्ड, इंड, ऑप्ट। एड, इफ्ड, इंड, ऑप्ट। ये तर्क वाक्य हो तो उसका सब्जेक्ट पावरफुल होगा, ई का बोथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों, आई का नन नो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ओ का केवल प्रेडिकेट। यहां पे मेडिएट इन्फ्रेंस का रूल्स कहता है कि बाय द रूल्स ऑफ मेडिएट इन्फ्रेंस at least one time middle term must be completely distributed, otherwise conclusion cannot be drawn। निगमनात्मक अनुमान के नियमानुसार, मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार कम से कम एक बार मिडिल टर्म को पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दैट इज द रफ सेंस में आप समझिए कि पावर उसके पास होना चाहिए, मेडिएटर जो होगा उसके पास पावर होना चाहिए। यहां पे क्या है, बूंदे का धाराएं से मित्रता है, धाराएं का नदियां से मित्रता है। तो यहां पे जो धाराएं हैं ये क्या कर रहा है, दोनों का मित्र है। तो जब ये दोनों का मित्र है तो ये मेडिएटर बन गया और बूंद और धारा नदियां को मिला देगा। क्लियर? तो भाई मिल जाओ, कुछ बूंद नदियां हैं, आई प्लस ए का कंक्लूजन आई में 100% सेकंड कंक्लूजन सही है। अब भाई ये जो आई प्लस आई का मैंने काटा तो जनरल वे पे नहीं आता, लेकिन जबरदस्ती एक रूल है, कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन जब यदि मिडिल टर्म वे अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, या सभी टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, या जनरल वे से कंक्लूजन ड्राइव नहीं किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आइदर आई और ओ, आइदर आई और ई, आइदर ए और ओ में कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन ड्राइव किए जा सकते हैं। एक ऐसा रूल्स है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आइदर और में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको संभावना शब्द जोड़ देना पड़ेगा। मान लिया, देखिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैंने एक सिक्का उछाला तो डेफिनेटली है कि हेड या टेल होगा, लेकिन अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई सिक्का मैंने उछाला क्या होगा। आपको ऐसा बोलना है कि दोनों हाथ में आपका लड्डू हो,
हर बातें सही हो, तो यहाँ पे एक ही रास्ता आपके पास है। आप बोलेंगे कि या तो हेड होगा अथवा टेल होगा, तो आप बच जाइएगा। मैंने सिक्का उछाला, आपने बोला हेड और आ गया टेल, आप फंस गए। मैंने सिक्का उछाला, आपने बोला टेल, आ गया हेड, आप फंस गए। और बचने का उपाय क्या है? तो बचने का उपाय है कि मैंने सिक्का उछाला, बोला क्या होगा भाई? आप बोले सर या तो हेड अथवा टेल तो होगा। अरे 100% होगा, लेकिन सवाल है कि तो आइदर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल अब मैं बोला कि बताओ इंडिविजुअल में पर्टिकुलरली तुम बताओ, तो आप बोलिएगा मैंने सिक्का उछाला, आपने बोला टेल होने की संभावना है, आ गया हेड, हमने बोला हेड आ गया भाई। आप बचने के लिए क्या बोलिएगा कि सर हम थोड़े 100% बोले थे, हम तो संभावना बोले थे। अरे बड़ा होशियार है, ये तो बच गया। तो यहां पे क्या कीजिए, सभी आंसू कभी नदियां नहीं हो सकती। अरे भाई ये नेगेटिव में तो जाओ ही नहीं, सभी आंसुएं धाराएं होने की संभावना है। देखिए बच गया वही हेड और टेल वाला में। बोले क्या होगा, हेड होगा कि टेल होगा? हम उछाले, आया हेड, अब बोला टेल होने की संभावना है सर। हम बोले अरे हेड आ गया। अरे बोला सर हम संभावना बोले थे ना, 100% थोड़े बोले थे। ओ बड़ा होशियार है, बच गया। क्लियर? तो जैसा कि हमारा लगता है कि पूरा रीजनिंग का जो हमने डिस्कशंस पूरा कर लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। और यदि हमारा ये डिस्कशंस आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को बताने का प्रयास करें, राजधानी कोचिंग से जुड़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।